हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो वैसे तो गुड इवनिंग का समय नहीं है, गुड मॉर्निंग हो चुका है क्योंकि इस वक्त बज चुकी है रात के 12:23 12:23 हो चुके हैं। ऐसे तो गुड मॉर्निंग हो चुका है, पर चलिए कोई बात नहीं, गुड इवनिंग से ही शुरुआत कर लेते हैं बच्चे लोगों। तो आज हो चुकी है बच्चों 9 अक्टूबर हो चुकी है, 9 नहीं सॉरी 8 अक्टूबर हमारी हो चुकी है। और आप लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, तब भी काफी सारे लोग इस वक्त पढ़ रहे होंगे। अच्छा अच्छा है, खूब सारी पढ़ाई करिए और बगैर घबराए पढ़ाई करिए। इस वक्त में बहुत ज्यादा जिस चीज की जरूरत है आप लोगों को होना पड़ेगा सेल्फ मोटिवेट। जी हाँ, बाहर से आकर के कोई मोटिवेट नहीं करने वाला है जब तक खुद अपने अंदर से आप मोटिवेट नहीं है। और अगर आप मोटिवेट हैं तो बस आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस जुट जाइए, खूब सारी तैयारी करिए, खूब पढ़ाई करिए। बहुत अच्छे से आप लोगों के एग्जाम्स होंगे और रिजल्ट में आप लोगों को सक्सेस पक्का मिलने वाली है। चलिए जी, तो बच्चे लोगों 4th चैप्टर हम लोग रिवीजन के कर चुके हैं। जरूर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। कई सारे मैसेजेस भी मेरे पास थे कि यस सर ठीक रहे, अच्छे रहे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा था बच्चों, फिर से आपको मैं कह देता हूँ, ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहने वाले हैं मेनली जिन्होंने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ इन वीडियोस के अंदर। बराबर से ये रिवीजन वीडियो है और हमारे फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो है कि जहां आपने एक बार कोर्स कर लिया है तो फटाफट से ब्रेथलेस रिवीजन आप मेरे साथ में यहाँ पे कर रहे हैं। एकदम धड़ाधड़ वाला रिवीजन हो रहा है। तो चलिए चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्री कंसेंट का। और आप लोग सब पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर से कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कंसेंट का फ्री होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है। बराबर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ऐड हो गई तो हमारा कंसेंट फ्री नहीं होगा। उनमें से नंबर 1 पे आता है कोर्सन। सेक्शन नंबर 15 काम करता है consent is said to be caused by coercion when it is obtained by commit करना और threatening to commit करना, ऐसी चीज जो forbidden by Indian Penal Code है। बराबर, यानी धमकी देना या वो काम कर देना जिसका 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 जो चीज एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड है, जिसको इंडियन पैनल कोड करने से मना करता है। बराबर। और इन सब के पीछे आपका इंटेंशन एक ही था कि आपको सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है या अनलॉफुल तरीके से डिटेन करना, बोले तो रोक लेना या रोकने की धमकी देना किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को। थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर लो, एक्स वाई को थ्रेटन करता है टू शूट वाई, अगर वो उसको 5,000 रुपए उधार नहीं देता है, अगर तुमने 5,000 उधार नहीं दिए तो मैं तुमको गोली से उड़ा दूंगा, और वाई ने यहाँ पे पैसा दे दिया, इट इज अ मैटर ऑफ कोर्जन। बराबर। या ए थ्रेटन करता है, थ्रेटन टू किल बी सन, वो बी को बोलता है तुम्हारे बेटे को गोली मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, अगर तुम अपना हाउस मुझे सेल नहीं करते हो। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पज से अगर ऐसी कोई धमकी दी जाती है, ऐसा कोई भी काम किया जाता है, तो हम कहेंगे वहां पे कोर्जन है, यानी कि जिस पर्सन ने कंसेंट दिया उसका कंसेंट फ्री नहीं था। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते बच्चों फटाफट से। इफेक्ट ऑफ कोर्जन पे बात हम लोग शुरू करेंगे। और हमने कहा कि सर ये इफेक्ट ऑफ कोर्जन क्या चीज हो गई बच्चों? अगर कोई भी एग्रीमेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे कोर्जन बीच में आ गया। अब बच्चों एक चीज खास चीज याद रखो, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा जहां पे हमारा कंसेंट फ्री नहीं है, जिधर भी कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो वहां पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है वॉइडेबल। बराबर। जिधर भी कंसेंट फ्री नहीं होगी, फर्स्ट चैप्टर से आप लोग पढ़ के आए, वो वॉइडेबल बनेगा। और जिस पार्टी की कंसेंट वहां पे फ्री नहीं है वो उसको कैंसिल कर सकती है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। बराबर। अब यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाता है तो जिस पार्टी ने भी बेनिफिट लिया होगा वो दूसरे को रिटर्न करेगा, यानी एग्री पार्टी मस्ट रीस्टोर एनी बेनिफिट। तो यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी बेनिफिट अगर आपको मिला, कल को आपने धमकी दिया और आपका घर किसी ने खरीद लिया है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाते हो तो जो पैसा उसने दिया होगा वो आपको वापस पक्का 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 करना पड़ेगा। ठीक है। बर्डन किसके ऊपर जाएगा बच्चों? हु वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इनोसेंट पार्टी, एग्रीव पार्टी के ऊपर ये बर्डन जाएगा कि वो ये प्रूव करे कि यस कोर्जन वाज यूज अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट में कोर्जन यूज हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चों एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को याद ही है कि अगर किसी ने सुसाइड करने का धमकी देकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं लटक जाऊंगा, फांसी ले लूंगा या और कोई तरीके से सुसाइड कर लूंगा, तो लॉ कहता है ये भी कोर्जन में कवर है।
बराबर। तो लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ कोर्जन, तो हम भी बोलेंगे यस सर इट इज अ मैटर ऑफ कोर्जन। बराबर बच्चों। तो बहुत सीधा सीधा सा है, जहां पे भी फिजिकल प्रेशर यूज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, उसको आप लोग बोलने वाले हैं कोर्जन। चलिए फटाफट से सेकंड पे आते। सेक्शन नंबर 16 हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंसर, नाम से पता लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे बच्चों दो पार्टीज है और उनके बीच में कोई रिलेशन है, और ऐसा रिलेशन है जहां एक पार्टी दूसरे की विल को कर रही है डोमिनेट, एक पार्टी दूसरे की विल को दबा रही है, डोमिनेट कर रही है, यानी डोमिनेट कर सकती है और वो कर भी रही है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। यानी देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द पर्सन ऑफ अनदर पर्सन's will, one party is in position to dominate the will of other person and he uses his position for taking unfair advantage, यार फायदा उठा लिया जाए। सिंपल, आपको इधर मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं इस बार बच्चों। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, बी, अब बच्चों ये माइनॉरिटी वाला पॉइंट हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। अब सर माइनर वाला पॉइंट है ये दो, ए ने अपने सन बी को कुछ पैसा उधार पे दिया है, बराबर, और अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस से उससे एक बॉन्ड भरवा लिया ग्रेटर अमाउंट का। बच्चों समझो, फादर ने अपने सन को 10,000 रुपीज का लोन दिया और बदले में जो पेपर साइन करवाया बच्चों वो 12,000 का करवा लिया मान लो, या 15,000 का, क्योंकि फादर है, इन्फ्लुएंस है। तो एक पार्टी यानी फादर, दूसरी पार्टी यानी कि सन, फादर इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ सन, और उन्होंने बेनिफिट लेने के लिए ये किया भी। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया और जिस बंदे ने कंसेंट दिया यानी कि सन, उसका कंसेंट फ्री नहीं था। सेकंड पार्ट देखो बच्चों इसका, ए मैन, जो बच्चों एक ऐसा पर्सन है जिसको कोई डिजीज है और दूसरा पर्सन उसको इन्फ्लुएंस करता है कि भैया अगर मेडिकल ट्रीटमेंट तुझे चाहिए तो जो मैं चीजें अनरीजनेबल सम मांग रहा हूं, मान लो कि वो जो बंदा बीमार है उसके पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, अब मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाला बंदा कह रहा है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो। ये चीजें बच्चों अगेन आ जाएगी अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में, बराबर। इफेक्ट सेम टू सेम जो ऊपर आप पढ़ के आए, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, जिसका कंसेंट इस तरह से आपने लिया वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराए, वॉइडेबल होता है। और यहाँ पे भी पार्टीज जो हैं वो बेनिफिट को रिस्टोर करेंगी, यानी वापस करेंगी। अगर आपने कोई बेनिफिट ले लिया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, या आप वैसे भी पढ़ चुके हो कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को रेस्टिट्यूट करती है, बेनिफिट्स रिस्टोर करती है। बच्चों इस बार बर्डन जो है वो अपोजिट पार्टी पे डाला, यानी जो डोमिनेट करने वाली पार्टी थी उस पर डाला है बर्डन। सर उस पर किस चीज का, यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी को, इनोसेंट पार्टी को एक बहुत बड़ा 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 पावर लॉ ने दिया, तुमको सिर्फ कंप्लेन करना काफी है। तुम जाकर के सिर्फ कोर्ट को बोल दो, पुलिस को बोल दो कि सामने वाले ने मेरे अगेंस्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सामने वाले पे जाएगा, नॉट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो ये प्रूव करेगा कि सर मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, लाइज ऑन द पर्सन हु वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट, मतलब जो सुपीरियर बंदा था, बराबर, उस पर ये जाने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चों इसमें बहुत सारे रिलेशंस हमारे आते हैं, खास करके वो जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, बराबर ना। इसके अंदर डॉक्टर और पेशेंट भी आ रहा है। डॉक्टर पेशेंट की डिजायर को डोमिनेट कर सकता है, टीचर स्टूडेंट की डिजायर को डोमिनेट कर सकता है, पेरेंट्स अपने चाइल्ड की डिजायर को डोमिनेट कर सकते हैं। बच्चों ऐसे काफी सारे रिलेशंस आप इसके अंदर पढ़ते हैं जहां एक पार्टी दूसरे की डिजायर को डोमिनेट करती है। और ये सब किया क्यों जा रहा है, सामने वाले के साथ कंसेंट, सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पर उसकी कंसेंट लेने के लिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, सेक्शन 17 में मैं पहुंच गया बच्चों, और 17 हमारा बात करता है फ्रॉड के ऊपर। देखिए देखिए क्या लिखा है, फ्रॉड नाम से पता लग रहा है, धोखा धोखा धोखा। फ्रॉड मींस एन इंड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय ए पार्टी, बच्चों कमिटेड बाय ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। या तो फ्रॉड में जो पार्टी है उसने फ्रॉड किया है, या बच्चों फ्रॉड हुआ है उसकी कंसेंट से, है ना, या उसके एजेंट ने वो फ्रॉड किया हो सकता है, और इसका बच्चों पर्पस था सामने वाले को धोखा देना, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है बच्चों, पार्टी ने खुद ने किया, या उसकी कंसेंट से हुआ, या उसके एजेंट ने किया, और इसका इंटेंशन था डिसीव करना, किसी को धोखा देना, उस पार्टी को या उसके एजेंट को धोखा देना। और पर्पस, चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो सब जगह पर्पस एक ही है बच्चों, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब सर इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले नंबर पे आया सजेशन।
कोई भी एक सजेशन आपने किसी को दिया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर के लिए जो ट्रू नहीं है, झूठी बात है, वो गलत है, और आपको एंड वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, बच्चों बहुत सिंपल है, आपने सामने वाले को कहा सच है ना। सिंपली मैंने किसी को बोला कि भाई ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत बहुत जबरदस्त महान पेंटर ने बनाई है, ऐसा कुछ कह करके मैंने आपको जो है वो पेंटिंग सेल किया। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऑलरेडी जानता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो किसी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है ही नहीं, बराबर, मैंने झूठ बोला है आपको वहां पे। तो लॉ यहाँ पे सीधी सीधी सी बात कहता है कि यहाँ पे मेरा इंटेंशन आपको धोखा देकर के आपके साथ डील करने का था, इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। बच्चों एक्टिव कंसीलमेंट करना, हमने कहा सर एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है? चीजों को छुपा लेना। देखिए झूठ बोलना अपनी जगह पे फ्रॉड है, लेकिन सच को छुपाना भी फ्रॉड होगा। तो कंसीलमेंट एक्टिव का मतलब जानबूझ के छुपाना ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन हु हैज नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, मुझे उस फैक्ट के बारे में पता है लेकिन मैंने जानबूझ करके उसको छुपा लिया, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, बराबर। अब समझना बच्चों कि सर ये कैसे हुआ, इस पे एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कंपनी से निकाल करके। आपने पढ़ा भी होगा, जहां एक कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है, बराबर, और वहां पे कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर ये दिया कि हम लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जबरदस्त वाले, बराबर, और डिविडेंड भी दे रहे हैं। रियल पोजीशन ये थी कि कंपनी लॉसेस के अंदर थी और कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रही थी, जो कि गलत था। अब कंपनी कह रही है हमने झूठ कहां बोला, हम डिविडेंड तो दे ही दे रहे हैं, ये किसने कहा कि नहीं दे रहे हैं? लेकिन आपने ये चीज छुपा ली कि आप 3 साल से लॉसेस में हैं। बच्चों सुनना, सिर्फ झूठ बोलना फ्रॉड नहीं होता है, सच को छुपाना भी फ्रॉड होता है। इट इज अ मैटर ऑफ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। चलिए, कोई ऐसा प्रॉमिस करना जिसको पूरा करना आपका इंटेंशन है ही नहीं, आपने प्रॉमिस कर दिया भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन आपका इंटेंशन उसको पूरा करना है ही नहीं, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। और आप कोई भी एक्ट, है ना, लॉ कहता है भाई लोगों का दिमाग फ्रॉड पे नए नए, आजकल तो साइबर क्राइम होने लग गए और मैट्रिमोनियल क्राइम होने लगे, बहुत चीजें होने लग गई। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जो किसी को धोखा देने के पर्पज से किया जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो कहलाएगा फ्रॉड। और कोई ऐसी चीज जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर कर दिया है बच्चों कि वो फ्रॉडुलेंट है, तुमको पता है ना अच्छी तरह से, अभी तो तुम लोग सबने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ में याद करो फ्रॉडुलेंट पढ़ते हो आप, बराबर, कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर कुछ चीजें किसी ने छुपाई है, कंसीलमेंट किया है, तो सेक्शन 447 में वो फ्रॉड माना जाएगा। ऐसा तुम लोग पढ़ करके आए हो कि हम उसको फ्रॉड के अंदर काउंट करेंगे। तो हमने यही कहा कि किसी एक्ट में, जैसे कंपनीज एक्ट में कह दिया कि ये काम करना फ्रॉड है, तो मतलब ये एक्ट भी मानता है कि वो चीज फ्रॉड है, बराबर। अब जो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड होता है क्या? सर साइलेंट रहना कैसे? सिंपल है, मेरी एक शॉप है और मेरी शॉप के अंदर एक कोई बंदा आया, मान लो क्लोथ का शॉप है, और मुझे ये अच्छे से पता है कि ये जो बायर यहाँ पे आया है, ये गलत चीज को चूज कर रहा है, बराबर, रॉन्ग चीज चूज कर रहा है, जो उसको चाहिए वो नहीं चूज कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करता हूँ बच्चों, तो लॉ कहता है इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्रॉड, बराबर। अच्छा, पेंटिंग वाला एग्जाम्पल है, मैंने पेंटिंग्स लगा रखी हैं, सारी डुप्लीकेट है, कोई बंदा परचेस कर रहा है, मुझे पता है कि वो उसको ओरिजिनल समझ के परचेस कर रहा है, लेकिन मैं उसको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों सुनना, किसी ने कहा सर ये तो कंसीलमेंट कर रहे हो आप, बेटा मैं छुपा कर रहा हूँ, मैंने ये बोला भी नहीं है कि ओरिजिनल है, समझ रहे हो? अगर मैंने वहां लिख दिया होता ओरिजिनल और फिर मैं डुप्लीकेट बेच रहा होता, फ्रॉड है। अगर उसने मुझसे पूछ लिया होता कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट और मैंने कह दिया होता ओरिजिनल है, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। अदरवाइज जो है सामने, भाई आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो ये फ्रॉड का मैटर नहीं होगा। तो मियर साइलेंस एज टू फैक्ट, अगर चुप रहते हो आप, बराबर, तो ये कभी भी फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। फैक्ट्स को लेकर मैं चुप हूं तो ये फ्रॉड में नहीं आएगा। लेकिन 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 लॉ कहता है भैया कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां अगर चुप रहे तो फ्रॉड है, जैसे जहां आपका ड्यूटी बनता है और जहां आपका चुप रहना बोलने के बराबर हो जाए, जहां आपका ड्यूटी और जहां आपका चुप रहना बोलने के बराबर हो, वहां पे सर ड्यूटी कहाँ का है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट, अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पेरेंट चाइल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों वहां भरोसा होना चाहिए, भरोसा भरोसा भरोसा। और अगर वो भरोसा टूटा, अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की, लॉ कह रहा है बेटा इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। बच्चों सेकंड नंबर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तुम सब जानते हो इंश्योरेंस कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। तो अगर वहां आपने झूठ बोला, आपको हार्ट डिजीज है आपने बताया नहीं, कैंसर है किसी ने बताया नहीं, ये सारे मैटर फ्रॉड में है, बराबर।
बच्चों जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है, प्रॉपर्टी एक्ट लगता है उसके ऊपर, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है सारे फैक्ट को डिस्क्लोज करिए। सामने वाले ने नहीं पूछा है तो भी प्रॉपर्टी के बारे में, किसके पास ओनरशिप है, कहीं प्लेज पे तो नहीं है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, सब कुछ बताइए, अदरवाइज इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। बच्चों अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का तो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि जो प्रोस्पेक्टस जा रहा है उसमें सब कुछ सही लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैटर ऑफ फ्रॉड है। बच्चों मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर झूठ बोला गया, दोनों पार्टीज जो है हमारी ब्राइड और ग्रूम बराबर, अगर इन्होंने एक दूसरे को लेकर के झूठ प्रेजेंट किया है, झूठ बोल करके शादी कर दी है, तो बच्चों डिवोर्स होने टाइम नहीं लगेगा और उसका एक बड़ा ग्राउंड होगा फ्रॉड भी, ये वाले एक्ट का बराबर, कि चीटिंग किया ना। बच्चों फैमिली सेटलमेंट पुराना पॉइंट है अपना, क्या कहते हो, फैमिली सेटलमेंट में अगर किसी मैटर के ऊपर साइलेंट अपन रह गए हैं तो वो फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा या नहीं आएगा? बोलो क्या पढ़ रहे हो इस वक्त? आप पढ़ रहे हो जहां चुप रहना आपकी, जहां बोलना आपकी ड्यूटी बनता है। तो फैमिली सेटलमेंट के जो भी मैटर्स होते हैं बच्चों, जैसे वसीयत वगैरह होती है, वहां अगर आपने कोई इस तरह की चीज कर ली, वहां अगर आप साइलेंट रह गए, किसी का नाम नहीं डाला जानबूझ करके, तो लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, बराबर, बहुत सही है। सेकंड पॉइंट बच्चों, जहां चुप रहना बोलने के बराबर होता है, ये अपना वही एग्जाम्पल है भाई। मैं जब वो पेंटिंग वाला मेरे उधर आ गया और उसने मुझे आकर के देखा, वो बोला कि भाई साहब ये जो पेंटिंग आप दिखा रहे हो आपके यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, तो आप बताओ क्या है, नहीं तो फिर मैं इसको ओरिजिनल मानूंगा। तो बच्चों यहाँ वो कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है मुझे, आप इस पॉइंट को वहां से कनेक्ट नहीं करोगे, सर वो तो कह रहा है कि जवाब नहीं दोगे तो मैं हाँ मानूंगा, नहीं बच्चों, वो कंसेंट के लिए था, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा सा एक बायर बट ऑब्वियस यही कहेगा कि भाई साहब गड़बड़ हो तो बता दो, नहीं तो मैं खरीदूं, और मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करता हूं अगर, तो लॉ कहता है कि यहाँ बच्चों मेरा चुप रहना बोलने के बराबर है, हाँ में जवाब हो जाएगा। बी कहता है ए से, इफ यू डू नॉट डिनाइड, अगर तुमने मना नहीं किया, इट शेल प्रिज्यूम, तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा जो है वो साउंड माइंड है। बी एक कुछ नहीं बोलता है बच्चों, यहाँ लॉ कहता है कि ए का चुप रहना साइलेंस के बराबर, उसका चुप रहना इक्वलेंट टू स्पीच हो जाएगा और इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, बराबर। तो नॉर्मली चुप रहना फ्रॉड नहीं है बच्चों, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुप रहना फ्रॉड नहीं है। लेकिन 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 अगर आपका ड्यूटी बनता है बोलना, और अगर आपका चुप रहना बोलने के बराबर हो जाए, तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। बच्चों इफेक्ट क्या होते हैं, अगेन फिर से अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी, जब तक कैंसिल नहीं कराओगे वैलिड रहेगा, यहाँ पे भी बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे। और बच्चों सबसे बढ़िया बात आई कि यहाँ पे डैमेजेस का क्लेम हो सकता है, एग्री पार्टी जो है वो डैमेजेस का क्लेम भी यहाँ कर सकती है, जो भी उनको नुकसान हुआ उसके लिए अलग से केस हो सकता है, क्लेम हो सकता है। और बच्चों नोट का पॉइंट है, तो जनरली सेक्शन नंबर 19 में लिखा गया है, ये 19 का पॉइंट है, सेक्शन 19, कि अगर आप अपने एबिलिटी से, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रुथ को ढूंढ सकते थे और आपने नहीं ढूंढा, तो ये फ्रॉड नहीं है। बच्चों क्लास में मैंने एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल आपको दिया था, मैंने आपको कहा था मैंने अपनी कार आपको सेल कर रहा हूं मैं, और मैंने ऑफर किया कि आई वांट टू सेल माय कार। आपने पूछा सर कितना किलोमीटर चला है, मैंने आपको बोला मेरी कार सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है। रियलिटी ये थी कि मेरी कार 45,000 किलोमीटर चली है। अब नाउ आपने मुझ पर भरोसा किया, कार परचेज कर लिया, नाउ यू वांट टू कैंसिल, आप नहीं कर सकते, बिकॉज कार का जो मीटर है अगर वो आप चेक कर लेते हैं तो वहां 45 दिख रहा था, आपने नहीं देखा, बराबर। पार्टी हैज एबिलिटी टू डिस्कवर द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, और अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। लॉ कहता है भाई हम उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करता है। अब किलोमीटर जैसी चीज तो खुद ही देख लेते, हाँ अगर आपको बाद में पता लगता, अच्छा आपने मान लो देखा, आपने बकायदा किलोमीटर देखा, उसे 5000 ही दिख रहे हैं, बाद में आपको जाके पता लगता है मैंने मीटर पे सेटिंग कर दिया और वो 5000 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है, वो हमेशा कितना ही चला रहा है, 5000 ही रहता है, तो लॉ कहता है अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट खत्म हो गया बच्चों। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, धड़ाधड़ वाला रिवीजन कर रहे हैं हम लोग बच्चों, टाइम बहुत कम है अपने पास में, तो हम चाह रहे हैं कि एक बार जो लोग भी रिवाइज करना चाह रहे हैं वो फटाफट से मेरे साथ में सारे पॉइंट्स को पढ़ लें, सुन लें, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 क्या बच्चों सब जानते हो क्या होता है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो होता है वो इनोसेंटली होता है, भोलेपन में, मासूमियत में, बराबर। यानी कि इधर फॉल्स स्टेटमेंट तो किया आपने, झूठ बोला, लेकिन ऐसा झूठ जिसको आप खुद ये मानते थे इट इज ट्रू, जबकि वहां क्या था आपको पता था कि सच नहीं है, हाँ। अपना पुराना एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आपको कोई गाड़ी सेल की, मुझे ये बिलीव है कि उसमें जापानीज इंजन लगा हुआ है, ऐसा मुझे भरोसा है, लेकिन पिछले महीने ही मैकेनिक ने चेंज कर दिया था और चाइनीज लगा दिया उसमें, बट मुझे तो नहीं पता ना,
तो इट इज अ मैटर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बच्चों, जहां सामने वाले को चीट करना आपका इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने मटेरियल फैक्ट छुपाया, कंसीलमेंट किया, लेकिन एक्टिव नहीं किया इस बार। विदाउट इंटेंशन टू डिसीव अगर कोई चीज है तो वो कहलाएगी मिस रिप्रेजेंटेशन। बराबर बच्चों, ए बी से कहता है कि उसकी एस्टेट पर इनकम्बरेंस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है, कोई मॉर्गेज नहीं है, मेरी एसेट पे कोई मॉर्गेज नहीं है। बी को खुद को नहीं पता था बच्चों, ए को खुद को नहीं पता था कि उसके ऊपर मॉर्गेज है। सर अपनी एसेट पे मॉर्गेज उसको कैसे नहीं पता बेटा? हो सकता है वसीयत में एसेट मिली हो, उसको नहीं पता हो कि इसके ऊपर मॉर्गेज है, उसने सामने वाले को कह दिया और बेचारे ने परचेज भी कर ली, अब पता लगता है कि उसके ऊपर तो मॉर्गेज है। तो ऐसे में इट इज अ मैटर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा, एक तो होगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये तो पक्की बात होना ही होना है। अब चाहे तो इंसिस्ट कर सकते हो कि उसको एक्चुअल पोजीशन में परफॉर्म कर दिया जाए। याद करो मैंने पढ़ा है ये, मैंने क्या कहा था कि भाई या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, या सामने वाला कहे कि भैया कार में तुमने प्रॉमिस किया था जापानीज इंजन है तो वो लगवा के दे दो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, लगवा के दे दो भाई। या जितना पैसा एक्स्ट्रा लिया वो डिफरेंस अमाउंट हमको वापस कर दो, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और अगर वॉइडेबल करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो बट ऑब्वियस बेनिफिट तो आपको रीस्टोर करने ही पड़ेंगे। याद रखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से जो भी लिया उसको वापस रिटर्न करते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ रिस्टोरेशन। चलिए जी, आखिरी पॉइंट में पहुंच गए, यानी मिस्टेक वाले पॉइंट में हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। फटाफट वाला रिवीजन हमारा है, कब टाइम में ज्यादा चीजें आप लोग पढ़ सकें ताकि बच्चों, मिस्टेक बोले तो गलती। अब यहाँ पे मिस्टेक को हम लोग बोलते हैं किसी तरह का रॉन्ग बिलीफ हो गया बच्चों। एरोनस बिलीफ का मतलब रॉन्ग बिलीफ हो गया, कोई चीज को आपने गलत समझ लिया। और ये दो टाइप की होती है बच्चों, आपको सबको याद रखना चाहिए, एक लॉ का मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक लॉ का, एक फैक्ट का। लॉ फिर से दो पार्ट में डिवाइड है बच्चों, एक लॉ ऑफ कंट्री बोले तो इंडियन लॉ, दूसरा हमारा फॉरेन लॉ। और एकदम याद रखने वाली बात है, इंडियन लॉ से रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक हुई बच्चों, इसका मतलब है फेलियर टू अंडरस्टैंड। बच्चों समझो, इंडियन लॉ में गलती नहीं की है आपने, इंडियन लॉ को अंडरस्टैंड करने में अगर कोई गलती कर ली और कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लॉ कहता है इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एवरीवन इज डीम्ड टू, हम ये मान के चलते हैं कि उसको, भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हम मान के चलते हैं। देयरफॉर डज नॉट गिव राइट ए पार्टीज टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो, अपना पुराना पॉइंट है बच्चों, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनके बीच में कोई लोन था जो टाइम बार हो चुका है ना, लेकिन टाइम बार डेप्ट के बाद भी अगर रिटर्न कर दिया गया, अगर रिटर्न करके लिखित में अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस कर दिया गया पेमेंट करने का, तो बट ऑब्वियस है बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली वैलिड हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। चलिए जी, फॉरेन लॉ। अब बच्चों इंडियन लॉ के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन फॉरेन लॉ के बारे में हमको पता हो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। और वहां के लॉ को बगैर अंडरस्टैंड किया अगर कोई एग्रीमेंट कर लिया तो बिल्कुल होने वाला है वॉइड। वैसे एक बहुत काम की लाइन है, फॉरेन लॉ का वही इफेक्ट होता है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है बच्चों। और फैक्ट के अपने पास में दो पॉइंट्स है, तो वापस आओ ऊपर, मिस्टेक के दो टाइप, लॉ और फैक्ट। बराबर। लॉ वाली जो बच्चों हमारी मिस्टेक है, दो पार्ट में डिवाइड है, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ वाली अगर है तो वैलिड होगी, फॉरेन लॉ वाली है तो वॉइड होगी। इंडियन लॉ वैलिड है, फॉरेन लॉ वॉइड है। एकदम याद कर लो, इंडियन लॉ हमारा लॉ हमेशा वैलिड है, सामने वाले का लॉ वॉइड है। बराबर। अब बच्चों मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब समझो। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉ का मतलब लॉ के प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करने में गलती किया था, और फैक्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स हैं, चाहे क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, प्राइस हो, टर्म्स हो, कंडीशंस हो, उनको समझने में जब तुमने गलती किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। चलिए जी, दो तरह का मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे, बायलिटरल, यूनिलिटरल, सबको पता है। बायलिटरल मतलब बोथ द पार्टीज अंडर द सेम मिस्टेक, दोनों पार्टीज ने गलती कर दिया। और जहां दोनों पार्टीज अगर गलती करें तो बच्चों बनने वाला है वॉइड एब इनिशियो। यस, एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं अपन, एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं। और यूनिलेटरल मिस्टेक बच्चों, जहां एक पार्टी सिर्फ गलती कर रही है, सिर्फ सिंगल पार्टी गलती करती है, तो इट इज अ मैटर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और यूनिलेटरल का बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए बच्चों, सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल यूनिलेटरल का चाहिए, तो हमारा राइस वाला एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लो। आप एक राइस की शॉप पे गए, आपने राइस का सैंपल देखा, आपको ऐसा बिलीव हुआ कि ये राइस ओल्ड राइस है, बिकॉज ओल्ड राइस जो हमेशा होते हैं दे आर बेस्ट राइस, हाँ, क्वालिटी वाइज। तो आपको लगा, यू थिंक दैट दीज राइस आर कैसे बच्चों, ओल्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, ओल्ड गुड्स है या ओल्ड ब्रांड कह सकते हो, बेस्ट है, आपने उनको परचेज कर लिया बच्चों। इट इज अ मैटर ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक। देखो, सामने वाले ने कोई चीटिंग नहीं किया, उसने कुछ बोला भी नहीं था आपको, है ना,
आपने गलत, आप पूछ लेते उसको, लेकिन आपका अगर बिलीव गलत है सिंगल पार्टी का, घर आ गए आप, फिर आपको पता लगता है कि ये तो न्यू राइस है, नाउ यू हैव नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, कि तुमने हमारे साथ चीट कर दिया, पुराना बोल करके नए चावल पकड़ा दिए, ऐसा कुछ कर दिया। बच्चों नहीं कर सकते। इट इज अ मैटर ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक, जहां एक ही पार्टी गलती करती है ना। लेकिन जहां दोनों ही पार्टीज गलती कर दें तो फिर तो वॉइड होना है। सर कैसे, सर समझाओ सर। बच्चों देखो, बायलिटरल मिस्टेक के हमने यहाँ पे दो पार्ट्स आपको करके बता दिए, एक सब्जेक्ट मैटर वाला और एक पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला। इनका डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं लिया बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। पहले आपको सब्जेक्ट मैटर बता देता हूँ। क्वालिटी को लेकर के बच्चों गलती कर दी। यस, अपना पुराना एग्जाम्पल है, मुझे एक रेस हॉर्स चाहिए था, मैंने आपको सिंपली जाकर के बोल दिया आई वांट टू परचेज हॉर्स, बराबर। अब एक्चुअल में आपको नहीं पता कौन सा हॉर्स है, आपके पास दो हॉर्स है, एक रेस वाला भी एक कार्ट वाला भी। वो अपना अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट, आपने कार्ट वाला समझ लिया, तो बोथ पार्टीज आर अंडर सेम मिस्टेक, मतलब बोथ पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक, दोनों पार्टीज वहां पे गलती कर रही है। तो लॉ कहता है कि भैया ऐसा एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंसेंसस एड इडम तो है ही नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड तो है ही नहीं। सेम बच्चों ऐसा ही आइडेंटिटी से रिलेटेड पॉइंट है। सर ये तो क्वालिटी और आइडेंटिटी एक जैसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, बिल्कुल एक जैसे पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। क्वालिटी जनरली गुड्स की किसी पर्टिकुलर टाइप को लेकर है, आइडेंटिटी हमारी हो सकती है पहचान को लेकर के, शिप में कोई आपको सेल करना चाहता हूं, आप कुछ और समझ रहे हो, मैं कुछ और समझ रहा हूं, तो इनके पॉइंट्स लगभग लगभग एक जैसे हैं, है ना। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई अगर हमने गलती कर दी बच्चों, फिर से गुड्स को लेकर के अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक हमने कर लिया है, मेरे कुछ गुड्स बाहर से यहाँ पे आने वाले हैं रास्ते के अंदर, हालांकि ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी से भी मैच करता है बच्चों, दोनों ही पार्टीज को नहीं पता है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो भी वॉइड होने वाला है बच्चों। क्वांटिटी से रिलेटेड याद करो, अपने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है ना, जहां पे मैंने कुछ लिख के आपको और दिया था, आपने उसको कुछ और समझ लिया, दोनों पार्टीज अलग अलग क्वांटिटी को समझ रही हैं, तो यहाँ पे भी चीजें हमारी होने वाली हैं जीरो। अच्छा, इसमें अपने वो भी एक एग्जाम्पल लिया था, है ना। एक एग्जाम्पल आपको याद हो तो, जहां पे 1500 की जगह 5100 प्रिंट हो गया था, तो दोनों पार्टीज गलती के अंदर है, वॉइड हो जाएगा, बराबर। बच्चों टाइटल को लेकर के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर तुमको याद है तो अच्छे से पता होना चाहिए ये, कि गुड्स के टाइटल को लेकर के अगर पार्टीज गलती कर रही हैं, गुड्स के टाइटल को लेकर के मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं चीजों को, बराबर। मैं कोई चीज का ओनर हूं नहीं और अगर मैं आपको सेल कर रहा हूं, बराबर, तो बट ऑब्वियस है वो भी एग्रीमेंट होने वाला है, एब्सोल्युटली वॉइड। सर लेकिन बेचने वाले को तो पता ही होगा ना टाइटल उसका है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, नहीं पता होता है। और एक एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एकदम एक बिल्कुल मूवी से कोई एग्जांपल ले लो, एकदम सिंपल, जिसको कहते हैं ना, कभी कभी टॉपिक को समझने के लिए बहुत बचकाना सा एग्जांपल सुनना पड़ता है ना। सुनिए वैसा ही, सपोज करिए मोबाइल है, दो मोबाइल एक जैसे एक जगह पे पड़े हुए हैं, बराबर। मैं कहीं बैठा हूँ, मेरे साथ कोई और बैठा है, गलती से मैंने उसका मोबाइल उठा लिया अपना समझ करके और वो ले जा करके किसी को सेल कर दिया। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि मोबाइल मेरा है, सामने वाला भी यही मान के चल रहा है मोबाइल मेरा है, लेकिन एग्जैक्टली है किसी और का। फिर बाद में पता लगा, अरे सॉरी, ये तो आपका मोबाइल आ गया मेरे पास में। एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड, इट इज अ मैटर ऑफ बायलैटरल मिस्टेक, टाइटल की तरह से। बच्चों प्राइस को लेकर के अगर कोई भी चीज हो, बच्चों तुम सब जानते हो ये वैलिड रहेगा, बोलो क्या कहते हो। प्राइस, या इसको कह सकते हो वैल्यू, इसकी इसकी जगह पे मैं वैल्यू लिख देता हूं बच्चों, वैल्यू से रिलेटेड। अगर गुड्स की वैल्यू से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हुई है बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। सर कैसे, पुराना एग्जांपल है, मैंने आपको ये मोबाइल पुराना हो चुका था, मैंने आपको सेल किया, आपने बोला कितने का है, मैंने बोला भाई चलो बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए, मैं आपको 10,000 में सेल करने को तैयार हूँ, 10,000 में मोबाइल ले लो, बराबर। आपने भी मोबाइल को देखा, आपको भी लगा ठीक है भैया 10,000 ओके ले लो। अब रियलिटी में इसकी प्राइस कुछ और ही थी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है क्या? सर दोनों पार्टियों को नहीं पता था इसलिए कैंसिल करो। बच्चों रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, वैल्यू को लेकर के लॉ कहता है जो आपस में आपने डिसाइड कर लिया वो फाइनल है। अब मेरे पास कोई बंदा आता है, अरे मोबाइल दे दिया तुमने, ये तो 15,000 का था, कुछ नहीं होने वाला। उसके पास जाके कोई कहता है, अरे यार ये तो 7,000 में मिल जाता, सामने वाले ने ठग लिया तुझे। ठग लिया, कॉमनली चीटिंग कर ली, कॉमनली वर्ड बोला जाता है, लेकिन लॉ के हिसाब से चीटिंग नहीं है। प्राइस मेरी मर्जी की थी, मैंने आपको बता दी और आपने उस पर एग्री किया, कहीं कोई धोखा आपको दिया नहीं, सीधा सीधा यही वाला मोबाइल आपको बेचा है। प्राइस को लेकर के अगर दोनों पार्टीज ने कुछ गलती कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को लेकर के तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहने वाला बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है, वैल्यू रिलेटेड। अब
इसी से मैच करता पॉइंट है बच्चों, पुराना पॉइंट है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे इम्पॉसिबिलिटी, हमने गुड्स का डीलिंग कर लिया, परफॉर्म होता उससे पहले पहले अगर गुड डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा, गया कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से। और बच्चों कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते उससे पहले पहले लॉ में चेंजेस हो गए। अपना प्लास्टिक बैग वाला एग्जाम्पल, कार बैन होने वाला एग्जाम्पल, डीजल कार बेचने का एग्रीमेंट कर लिया मैंने, पूरा होते उससे पहले पहले लॉ ने बैन लगा दिया बच्चों। सीधा सीधा सा बात है, या बैन पहले से लगा हुआ है लेकिन हमको नहीं पता है। सर मिस्टेक का मतलब क्या, बच्चे बैन है लेकिन हमको पता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, करने के बाद पता लगा अरे यार लॉ ने तो बैन लगा रखा है, हमको तो पता ही नहीं था। क्या ये, अच्छा ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वाला अपना वो एग्जाम्पल है। एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैरिज करने का, और जिस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या वो वाला एग्जाम्पल ले लो, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जिस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पता ही नहीं दोनों पार्टीज को कि गुड्स तो कब के डूब गए, डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए, खत्म हो गए, तो भी ये एग्रीमेंट हमारा इम्पॉसिबिलिटी वाला है। अच्छा इसको इम्पॉसिबिलिटी में डालो तब भी वॉइड है, मिस्टेक के अंदर डालो तब भी वॉइड जाएगा। तो अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन होता है सर ये पॉइंट दो जगह कवर है सर, इम्पॉसिबिलिटी है तो भी वॉइड है और बायलिटरल है तो हमको एग्जाम में क्या लिखना है बच्चों, दोनों का रेफरेंस देकर के आइए और बढ़िया है ना। बट ज्यादा बेटर इम्पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट में इसको डालेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, आप लोगों के लिए इजी भी रहेगा। तो ये अपना बायलिटरल मिस्टेक है बच्चों, यहाँ आकर के आपका चैप्टर का रिवीजन हो गया खत्म। यस बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन हमारा था, बहुत फास्ट रिवीजन था। फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ बच्चों, उनके लिए यूजफुल रहेगा जिन्होंने एक बार अपना कोर्स किया हुआ है और वो फटाफट एक बार गो थ्रू करना चाह रहे हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो कोर्जन आपके पास में है, अनडू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, और लास्ट में हमारा मिस्टेक वाला पॉइंट है बच्चों, खत्म हो गया। नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। बहुत शानदार चैप्टर, बहुत सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। बराबर, बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस बनने लायक है। आइए पढ़ते हैं। एवरी एग्रीमेंट टू विच द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज अनलॉफुल वॉइड होता है, सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हो। अब लॉ ने यहाँ पे कुछ चीजें आपको कैटेगरी सेट करके दी कि ये चीजें अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में है तो मान करके चलिए, कोई भी एग्रीमेंट में अगर है तो वॉइड है। पहला पॉइंट बच्चों आपको बोला कि ऐसी कोई चीज जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, यानी कि लॉ जिस चीज को करने से मना करे, लॉ के अगेंस्ट में जाकर के आपने कोई भी एग्रीमेंट कर लिया बच्चों, तो वो एग्रीमेंट एब्सोल्युटली होने वाला है वॉइड। याद करिए, आपने किसी को ब्राइब दिया, रिश्वत दिया ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए, वो फॉरबिडन बाय लॉ है, एब्सोल्युटली वॉइड है। सेकंड नंबर, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बच्चों अगर उसको परमिट किया तो डिफीट कर जाएगा प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मैरिज वाला एग्जांपल याद रखो, हस्बैंड वाइफ ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि शादी के बाद सेपरेट सेपरेट रहेंगे, जो कि हिंदू लॉ या मैरिज लॉ के अगेंस्ट में है बच्चों। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट किया गया तो ऐसा एग्रीमेंट भी कैसा होगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ सही है लेकिन किसी और लॉ का कोई प्रोविजन उसको वॉइड डिक्लेयर करता है तो फिर वो वॉइड रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर पे आओ बच्चों, क्या लिखा है, अगर किसी के साथ चीटिंग करवाने का एग्रीमेंट है, सो और फ्रॉड तो वॉइडेबल होता है बच्चे, वो फ्रॉड था, ये चीटिंग करवाना है, चीटिंग करना नहीं, चीटिंग करवाना। देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ए प्रॉमिस करता है 200 रुपीज देने का बी को, इफ बी वुड कमिट फ्रॉड टू सी। बच्चों ए बी को कहता है जाओ सी के साथ में फ्रॉड करो, मैं तुमको पैसा दूंगा। बी ने सी के साथ में फ्रॉड कमिट कर दिया, बी और सी के बीच का जो पॉइंट बनेगा वो आपके प्रीवियस चैप्टर में चला जाएगा वॉइडेबल में। लेकिन ए ने पैसा देकर के फ्रॉड कराया, इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉडुलेंट, डिफ्रॉड अदर्स, है ना। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया बच्चों, एग्रीमेंट हमारा कैसा होने वाला है, वॉइड होने वाला है। बहुत सिंपल है। सबसे पहला बच्चों फटाफट से, फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। तीसरा, डिफ्रॉड अदर, अदर के साथ फ्रॉड करना, या एनी एग्रीमेंट जहां पे इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। सर 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 इंजरी वाला पॉइंट भी तो वहां कोर्जन में जाने वाला था बच्चों। सुनो, ए ने बी को बोला कि आई एम रेडी टू गिव 10,000, तुमको क्या करना है, सी का पिटाई करना है। बी ने जाके सी का पिटाई कर दिया बच्चों। अब ये पीटने वाला पॉइंट फ्री कंसेंट में कैसे जाएगा, क्योंकि बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का कोई पर्पस था ही नहीं। ए ने क्या ऑफर किया था, जाओ उसको पीटो, मैं पैसे देता हूं, इसीलिए फ्री कंसेंट में तो जाएगा ही नहीं। तो ये सिर्फ आएगा इंजरी टू पर्सन और इस प्रॉपर्टी, और इनके बीच का जो एग्रीमेंट है ए और बी का, एब्सोल्युटली वॉइड होने वाला है बच्चों। इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी अनलॉफुल है, वॉइड है। और बच्चों इमोरलिटी अगर है, पुराना एग्जाम्पल है बच्चों, याद आया आपको, एन एग्रीमेंट फॉर फर्दर सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज वॉइड एब इनिशियो।
इज बीइंग इमोरल। बच्चों एग्रीमेंट कर लेते दोनों हस्बैंड वाइफ कि हम फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे, बोलो, सेपरेट हो जाएंगे, गलत है। या अपना वो सलमान ऐश्वर्या वाला एग्जाम्पल, बेटा इसको छोड़ के मेरे साथ में शादी कर लो, मैं इतना पैसा देने को तैयार हूं, लॉ कहता है इमोरल है बच्चों। तो इमोरलिटी के ऊपर जो भी एग्रीमेंट्स हमारे बनेंगे, वेदर नॉर्मल इमोरलिटी हो, सेक्सुअल इमोरलिटी हो, तो भी लॉ कहता है कि ये एग्रीमेंट्स होने वाले हैं अनलॉफुल और वॉइड। बच्चों सुनना कौन कौन से पॉइंट्स आए। अगर फॉरबिडन बाय लॉ हो, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ हो, फ्रॉड करने का हो, इंजरी टू पर्सन या प्रॉपर्टी हो, इमोरल हो, तो ये सारे एग्रीमेंट्स होने वाले हैं वॉइड। और एक बड़ा पॉइंट आता है बच्चों, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यस, बराबर, मेन टॉपिक है यहाँ पे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले अगर कोई भी एग्रीमेंट्स है तो भी कैसे होने वाला है बच्चों, एब्सोल्युटली वॉइड। वॉइड और वॉइड एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है बच्चों, सबको पता है पहला पॉइंट, एलियन एनिमी के साथ में अगर एग्रीमेंट करोगे, एनिमी 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 स्पेशली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में भी आता है, एब्सोल्युटली वॉइड है। और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में बेटा, पब्लिक पॉलिसी जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी हो, इंडिया की हो, उसके अगेंस्ट में कोई चीज होगी तो वॉइड होगा। नंबर सेकेंड बच्चों, इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या सर, इसमें क्या हो सकता है बेटा, इन्फ्लुएंस करना जज को, उनको इंड्यूस करना ताकि वो रिजल्ट किसी पार्टी के फेवर में दे दे, है ना, तो उनको पैसे ऑफर करना, इंड्यूस करना, ऐसे एग्रीमेंट लॉ कहता है जस्टिस में इंटरफेरेंस कर रहे हो, वॉइड हो जाएंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा सर ये स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन क्या होता है। बच्चे, किसी को अपने अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन करने से रोकना, एन एग्रीमेंट विच सीक टू प्रिवेंट, प्रिवेंट बोले तो रोकना, किस बात से, प्रोसिक्यूशन ऑफ अ गिल्टी पार्टी, गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट में केस चालू करना है और उसको रोकने के लिए पैसा ऑफर किया जा रहा है बच्चों, एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो लॉ कहता है वॉइड है। ए ने बी को कहा कि मेरे अगेंस्ट में जो तुम रॉबरी का केस लगाने वाले उसको ड्रॉप कर दो, मैं जो चीज मैंने ली तुमको दे दूंगा या आधा आधा अपन शेयर कर लेंगे, लॉ कहता है वॉइड है ना। तो स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मतलब प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब केस करना, केस का प्रोसीडिंग चालू करना, उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, बराबर। तो सुनते हो ना, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, कोर्ट के अंदर सुनते हो ना, बस तो प्रोसिक्यूशन मतलब केस फाइल हो गया। चलिए जी, मेंटेनेंस एंड चैम्परिटी, शानदार पॉइंट है बच्चों, दोनों की एक खासियत है, चाहे मेंटेनेंस हो या चैम्परिटी हो, दोनों में आप किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, दोनों में मदद कर रहे हो। लॉ कहता है अगर मदद बैड इंटेंशन से कर रहे हो, कुछ गलत फायदा उठाने के लिए कर रहे हो बच्चों, तो वो वॉइड है, नहीं तो वैलिड हो सकता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम तो वॉइड वाला मेनली पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज टू अनदर टू एनेबल हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द लीगल प्रोसीडिंग। बच्चों समझना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा दे रहा है किसी केस को लगाने के लिए, बराबर, या केस को कह सकते हो कि फाइल करने के लिए। सर क्यों, क्योंकि आपका इंटेंशन बैड है, आप कोई उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि सामने किसी कोई पर्सन जिसको आप पैसा दे रहे हो वो किसी के अगेंस्ट में जाके केस करे, अननेसेसरी परेशान हो, लॉ कहता है वॉइड है। देखिए, ए ऑफर करता है बी को फॉर ₹2000, इफ बी विल sue सी, बच्चों सुनना, ए ने पैसा दिया बी को, बोला ताकि वो सी पर केस कर सके। ए का मोटिव, ए का मोटो, उसका उद्देश्य सिर्फ क्या है, सी को परेशान करना, अनॉय करना, मतलब उसको परेशान करना, दुखी करना, कि ये कोर्ट केस में पड़ा रहेगा, दुखी रहेगा, बराबर। लॉ कहता है कि मेंटेनेंस एग्रीमेंट है ए और बी के बीच का और एब्सोल्युटली वॉइड जाने वाला है बच्चों, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा सर चैम्परिटी क्या होती है, बच्चों चैम्परिटी भी सेम है, यहाँ पे भी असिस्ट कर रहे हो, मदद कर रहे हो किसी की, लेकिन इस बार बच्चों जिस केस में मदद कर रहे हो, कोई केस नया केस नहीं करना है, ऑलरेडी केस है, लेकिन वो केस है बच्चों रिकवरी ऑफ मनी और प्रॉपर्टी का। हाँ, मनी और प्रॉपर्टी की रिकवरी का केस है और आप उस केस में हेल्प कर रहे हो, किसी को पैसे से अदरवाइज हेल्प कर रहे हो, और आपका इंटेंशन है उसमें से शेयरिंग लेना। बच्चों शेयरिंग अगर रीजनेबल लेवल की ली जाए तब तो कुछ नहीं, अनफेयर शेयरिंग अगर डिमांड कर ली तो वॉइड, मतलब वॉइड होने वाला है। आइए पढ़ते हैं, ए एग्री टू पे एक्सपेंसेस अगर बी केस करे सी पे, सुनना, लेकिन क्यों केस करे, प्रॉपर्टी का केस है बच्चों, बी एग्री करता है कि जो भी पैसा वो जीतेगा बी से, उसका आधा पैसा वो ए के साथ में शेयर कर लेगा। लॉ कहता है दिस इज, बच्चों कौन सा एग्रीमेंट हो गया, दिस इज चैम्परिटी।
बराबर। दिस इज अ मैटर ऑफ चैम्पर्टी। तो दो बातें बच्चों मैंने यहाँ पे आपसे की, दोनों में फर्क समझ लो बच्चों, बहुत सीधा सीधा सा है। मेंटेन का मतलब केस को बढ़ाना, मेंटेन करना। ये कोई प्रॉपर्टी का केस तो जरूरी नहीं है, जनरली ये कोई रिवेंज लेने के लिए, अनॉय करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कि आप जाके उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर दो। चैम्पर्टी वाले रियल एग्रीमेंट्स होते हैं, रियल केस तो करना ही होता है आपको, बस इंटेंशन ये होता है कि प्रॉपर्टी का केस है, मनी का केस है, और जो भी केस से अमाउंट आएगा उसको आपस के अंदर शेयरिंग कर ली जाएगी। दिस इज अ मैटर ऑफ चैम्पर्टी बच्चों। लॉ की नजर में डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाए तो वॉइड रहने वाले हैं, बराबर। सर ये ट्रैफिकिंग, बच्चों अभी भी एग्जाम्पल दिया आपको मैंने ट्रैफिकिंग का, जहां पे आपको याद हो तो इलेक्शन के अंदर वोट खरीदे जाते हैं, वॉइड है। किसी तरह का कोई गवर्नमेंट का अवार्ड परचेज सेल होता है बच्चों, ये देखो पद्म भूषण का एग्जांपल दिया है मैंने, वॉइड होता है। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बच्चों सीट है, कॉलेज की सीट है, इंजीनियरिंग मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज की, वो पैसे देकर के अगर एक्वायर की जाती है तो उसको कहते हैं ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज, और वो रहेगा एब्सोल्युटली वॉइड। दिस इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसेज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बच्चों एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज पॉलिसी, बच्चों कोई इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, कोई पर्सन का कोई काम करने का ड्यूटी है और आप क्या कर रहे हो, एन एग्रीमेंट विच टेंड टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो इंटरेस्ट और ड्यूटी का। बच्चों इंटरेस्ट और ड्यूटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। किसी के पास एग्जाम का पेपर पड़ा हुआ है, आप जानते हो जहां पेपर पड़े हुए हैं वहां का वॉचमैन है जो बिल्कुल वहां पे सिक्योरिटी रख रहा है, और उस सिक्योरिटी वाले को आपने दिखा दिए नोट, बच्चों लाल लाल नोट दिखा दिए, लाल वाले पहले कहते थे हरे हरे नोट, आजकल लाल लाल नोट हो गए, वो दिखा दिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया ड्यूटी और इंटरेस्ट के बीच में। ड्यूटी है उसको पेपर सेफ रखना है, आपने इंटरेस्ट यानी पैसे दिखा दिए कि पैसे ले लो जूते दे दो, पैसे दे दो पेपर, पैसे ले लो पेपर दे दो, बराबर गाना याद है ना आपको। तो बस पैसे लो पेपर दो, तो ये चीज लॉ कहता है इलीगल है, वॉइड है बच्चों। एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट विद अ थर्ड पार्टी वेयर बाय ही बाउंड टू बी एनेबल्ड इन अ मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, बच्चों बहुत सीधा सा हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमारा जो एजेंट है वो थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग कर रहा है, हमारे नाम से डीलिंग कर रहा है, लेकिन खुद का प्रॉफिट भी बीच में रख रहा है बच्चों, यानी कि ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है ना। तो बहुत सीधा सीधा सा है। तो जहां पे भी, अच्छा आपको मैंने ये भी एक एग्जांपल दिया, कोई पर्सन किसी फर्म का मैनेजर है, अच्छा मैनेजर के हाथ में किसको टेंडर देना किसको नहीं देना, ड्यूटी है उसकी कि सही आदमी को टेंडर दे, लेकिन जिन लोगों को ऑफर दिया टेंडर के लिए उसमें से कोई उसको पैसे देने को तैयार है, शेयरिंग कर लो लेकिन टेंडर हमको दे दो, ड्यूटी के अगेंस्ट में काम करने के लिए इंटरेस्ट मतलब पैसा दिया जा रहा है बच्चों, वॉइड एग्रीमेंट्स रहेंगे। फिर बच्चों अपने पास आखिरी 3 पॉइंट इसके हो गए, एग्रीमेंट अनड्यूली रेस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी। अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी को यानी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस को रेस्ट्रिक्ट करने का कोई एग्रीमेंट किया बच्चों, वो भी वॉइड है। सिंपल सा एग्जांपल है, देखो ए कुछ पैसे लेता है बी एक मनी लेंडर से, बी उसको कहता है कि उसकी, बी क्या कंडीशन डालता है कि बी की रिटर्न कंसेंट के बिना तुम जॉब नहीं छोड़ोगे, जॉब लीव नहीं करोगे, पैसा उधार नहीं लोगे, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे। भाई साहब पैसा उधार लिया है तुमसे, हमारी जिंदगी हमने गिरवी थोड़ी रख दी है, समझ रहे हो भाई, फ्रीडम है, आपकी फ्रीडम को कोई कहीं पर भी ऐसा एग्रीमेंट करके रेस्ट्रेन करने की कोशिश करे बच्चों, सिवाय जेल के, कुछ क्राइम किया और आपकी पर्सनल लिबर्टी को खत्म कर दिया जाए, उठा करके जेल में डाल दिया जाए, तो एब्सोल्युटली वैलिड है। उसके अलावा चीजें बच्चों, अगर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लोन लिया है और जो लेंडर है वो अनड्यू तरह के रेस्ट्रिक्शंस अगर लगाता है बोरोवर के ऊपर, तो बच्चों वो भी गलत होगा, जैसा अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर उसी तरह से बच्चों गार्जियंस हमारे जो है पेरेंट्स हैं, उनकी पैरेंटल ड्यूटीज को बच्चों खरीदा जा रहा है। द राइट ऑफ गार्जियनशिप इज बार्टेड अवे बाय एनी एग्रीमेंट, बच्चों समझना, मोल भाव किया जा रहा है, तो लॉ कहता है गलत है सर, गलत है, विच इज इनकंसिस्टेंट विद देयर ड्यूटीज। सिंपल सा एग्जांपल है, पैसा दिया जाता है फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन, ए एग्री करता है कि अपनी डॉटर की शादी वो बी के साथ में कर देगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, बी टू मैरिड एज बी लाइक, है ना। तो समझना यहाँ पे बी ने ए को ऑफर किया होगा कि तू पैसा ले ले लेकिन अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में कर दे, तो ये तो पैरेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट हो गया, आप तो एक तरह से अपनी बेटी को या बेटा जो भी है उसको सेल कर रहे हो, बेच रहे हो उसको। लॉ कहता है एग्रीमेंट्स वॉइड है बच्चों। और मैरिज ब्रोकरेज के जो भी एग्रीमेंट है वो भी वॉइड होंगे बच्चों। पैसे लेकर के शादी करवाना,
When a Purohit was promised rupees 200 in consideration of procuring, बच्चों समझो, आप लोगों में से कई ने कहा सर ये तो पंडित की बात हो रही है। बच्चों पंडित की नहीं, पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि भाई अब कोई गुड्स थोड़ी है जो प्रोक्योर करके ला रहे हो, है ना, हासिल कर रहे हो, प्रोक्योर करके ला रहे हो, सामान थोड़ी है। तो ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट करते हो जहाँ पैसा देकर के शादी की बात हो रही है कि पैसे ले ले उस लड़की से मेरी शादी करवा दे तू भैया किसी तरह से। बच्चों अगर वो पेरेंट्स को पैसे ऑफर कर रहे हो तो पैरेंटल ड्यूटीज में चला जाएगा, और किसी को दे रहे हो तो मैरिज ब्रोकरेज के अंदर आ जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत फटाफट से हमने पॉइंट्स किए हैं, बराबर से बच्चों। सारे पॉइंट्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बस मैंने एक छोटा सा रिवीजन आप लोगों को करवा दिया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स अपने को पढ़ने होते हैं। फिर बच्चों जब भी आप वीडियो को देखेंगे साथ साथ में चीजों को याद करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों अगले तीनों पॉइंट्स तो बहुत सिंपल है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग टू पार्ट, वन पार्ट इज लीगल एंड वन पार्ट इज इलीगल। इफ यू कैन सेपरेट इट, अगर अलग अलग कर सकते हो तो लीगल पार्ट वैलिड रहेगा, इलीगल पार्ट वॉइड रहेगा, सबको पता है। और अगर सेपरेट नहीं कर सकते हो बच्चों तो पूरा का पूरा हो जाएगा वॉइड, है ना। ये देखो फर्स्ट में लिखा है अगर सेपरेट नहीं कर सकते हो तो पूरा होल एग्रीमेंट इलीगल एंड वॉइड, और अगर सेपरेट कर सकते हो तो लीगल पार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वैलिड हो जाएगा, इलीगल पार्ट आपका वॉइड हो जाएगा। बच्चों सेम उसी तरह से अगर एक दूसरे को अल्टरनेट प्रॉमिस किए जाए, है ना। सर अल्टरनेट प्रॉमिस कैसे? मुझसे 10,000 रुपए ले लो, 10,000 के बदले में या तो मुझे दे देना मोबाइल या इलीगल वेपन, वो मुझे दे देना। अल्टरनेट प्रॉमिस कि 10,000 तो दे रहा हूं, दोनों में से जो मिले वो मुझे दे देना। बच्चों अगर मोबाइल का बात होती है तो वैलिड जाएगा, लेकिन वेपन देने की बात होती है वो भी इलीगल वाला तो एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट प्रॉमिस। अपना एक वो वाला पॉइंट भी था ना इसमें कि मैं आपको घर दे रहा हूँ 10,000 रुपए के अंदर, अगर रहने के लिए लोगे तो 10,000, और अगर गैम्बलिंग हाउस के लिए काम में लिया तो 20,000। तो एक इसका ब्रांच वैलिड है, एक ब्रांच इलीगल और इनवैलिड हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, बहुत कुछ अपन ने पढ़ लिया। अब चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है बच्चों, मैंने कहा था ब्रेथलेस रिवीजन है ये, हालांकि सांस तो ले रहा हूं भाई मैं, बिना सांस लिए तो मैं यहाँ कैसे दिखूंगा आपको, लेकिन ब्रेथलेस रिवीजन का ये वक्त यही है बच्चों, धीरे 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 पढ़ने का वक्त नहीं है। एक बार आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बस वीडियो ओपन करिए, मेरे साथ बैठिए और धड़ाधड़ से रिवीजन करते जाइए, फटाफट से चीजों को सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। यस सर सुनिए, आंख बंद करके सुनिए, नहीं तो यस सर क्या बोल रहे हैं, और आपको चीजें याद होती जाएंगी बच्चों। लॉ ने कहा कि सर कुछ एग्रीमेंट्स हमने ऐसे डिक्लेयर कर दिए जो एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, और उसमें से पहला किसी की शादी को रोकना। बच्चों माइनर को छोड़ के याद आया कुछ? किसी भी माइनर के अलावा अगर आपने किसी की मैरिज को रोकने का, रेस्ट्रेन करने का एग्रीमेंट किया, एब्सोल्युटली वॉइड। यस, रेस्ट्रेन टू मैरिज वॉइड। बच्चों उसी तरह से हर इंसान को इंडिया में यहाँ पे हर सिटीजन को लीगल लॉफुल बिजनेस करने का राइट है, और अगर आपने उसको बिजनेस को रोकने का एग्रीमेंट किया तो एब्सोल्युटली वॉइड जाएगा। रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड है, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड भी वॉइड है। लेकिन बच्चों सेल ऑफ गुडविल, अभी ये सारे पॉइंट तो तुम जानते हो अच्छी तरह से, पार्टनरशिप में भी पढ़ के आए हो। अगर यहाँ पे बिजनेस का एक सेलर है और एक बायर है ना, तो बायर सेलर के साथ में एग्रीमेंट कर लेता है कि सेलर भाई साहब लोकल लिमिट्स के अंदर अपना बिजनेस नहीं करोगे या रीजनेबल टाइम तक नहीं करोगे तो वैलिड होगा। जैन सर वाला एग्जांपल याद कर लो, जैन सर इंस्टीट्यूट मुझे दे रहे हो तो लोकल लिमिट्स में अपना बिजनेस चालू नहीं करोगे, या सेम कोचिंग वाला बिजनेस चालू नहीं करोगे। बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से पता है ना, तो ये चीज हमारी जाने वाली है। कैसी जाने वाली है? बिल्कुल जाने वाली है वैलिड। सेल एक्सेप्शन पढ़ रहे हो ना तो वैलिड जाएगी। अच्छा पार्टनर्स वाले एग्रीमेंट याद आया, एग्जिस्टिंग पार्टनर को बोला सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, जाने वाले के साथ में भी एग्रीमेंट कर लिया कि सिमिलर बिजनेस लोकल लिमिट में नहीं करोगे। बच्चों ये सारे मैटर में आप बिजनेस रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ना, यहाँ नहीं करोगे, ये काम नहीं करोगे, लेकिन लॉ कहता है लगा दो भाई। पार्टीज अगर एग्री है तो ये चीजें वैलिड है। डिसोल्यूशन के टाइम पे सबने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि नेक्स्ट 1 ईयर तक सिमिलर बिजनेस चालू इस एरिया में नहीं करेंगे, वैलिड होगा। बच्चों ट्रेड कॉम्बिनेशन याद आया, मारुति सुजुकी कोई टाइम पे हीरो होंडा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बराबर, ताकि मिल करके काम करेंगे। अपने अपने बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं लेकिन वैलिड रहेगा। बस मोनोपोली क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर पर्पस मोनोपोली क्रिएट करने का है तो फिर वो चीज हो जाएगी एब्सोल्युटली वॉइड, अदरवाइज कॉम्बिनेशन तो चलते हैं, है ना।
फिर बच्चों सर्विस एग्रीमेंट बहुत पॉपुलर पॉइंट है बच्चों। जब तक हमारे साथ काम कर रहे हो किधर और काम नहीं करोगे। डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है, 5 साल हमारे यहीं पे प्रैक्टिस करोगे, इस बीच में छोड़ करके कहीं और अपना प्रैक्टिस चालू नहीं करोगे या इस एरिया में चालू नहीं करोगे तो ऐसी चीजें वैलिड है बच्चों। जिंदगी में कभी चालू नहीं करोगे तो फिर वो चीज हो जाएगी वॉइड। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन अगर लगाए जाए, सेल ऑफ गुडविल, पार्टनर का एग्रीमेंट, ट्रेड कॉम्बिनेशन, सर्विस एग्रीमेंट्स, तो एब्सोल्युटली वैलिड है। चलिए, रेस्ट्रेन इन मैरिज, रेस्ट्रेन इन ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग बच्चों। अगर कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये डिसाइड कर लें कि हम में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो अगला उस पर केस नहीं करेगा, लॉ कहता है वॉइड है। भैया केस करना नहीं करना आपकी मर्जी पर है, करो चाहे मत करो। लेकिन अगर एग्रीमेंट करके इसको रेस्ट्रेन कर लेते हो कि हम तो नहीं करेंगे, लॉ कहता है वॉइड है। कल को ये एग्रीमेंट करने के बाद केस कर भी दोगे जरूरत पड़ने पे तो इस एग्रीमेंट का कोई यूज नहीं है बच्चों। हर आदमी का लॉफुल केस करने का राइट है, जिसको आप एग्रीमेंट करके नहीं रोक सकते, वॉइड है। बराबर। फिर बच्चों क्या लिखा इन्होंने, लेकिन एक्सेप्शंस आप सबको पता है। दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया बच्चों कि हम कोर्ट में जाने की जगह आर्बिट्रेशन में जाके डिसाइड करेंगे, तो एब्सोल्युटली वैलिड है। आर्बिट्रेशन आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी है, बराबर। और पूरे आर्बिट्रेशन के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो जब भी आपके बीकॉम के एग्जाम्स आए, अभी तो लेट होंगे आराम से, तब उनको देखिएगा। चलिए जी बच्चों, अगर हमने ये डिसाइड किया कि सर आप जानते हो कोर्ट में चैनल्स हैं, हम यहाँ केस कर सकते हैं, यहाँ से हार गए तो फिर ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से हार गए तो और ऊपर अपील कर देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपन जाते हैं। अगर पार्टीज ने आपस के अंदर ये एग्रीमेंट कर लिया कि हम जिस कोर्ट में गए और उसने जो डिसीजन दिया वो फाइनल होगा, हम हायर कोर्ट में कहीं जाके अपील नहीं करेंगे, तो लॉ कहता है वैलिड है बच्चों। समझो, लॉ कहता है अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाते हो कहीं नहीं जाएंगे तो वो चीज वॉइड है ना। आर्बिट्रेशन में जाएंगे वैलिड है, इस कोर्ट में जाएंगे ऊपर वाली में नहीं जाएंगे, वैलिड है। दो इक्वल है, एक पार्टी हरियाणा में रहती है, एक राजस्थान में रहती है, दोनों में कहीं पर भी केस हो सकता है, लेकिन आपने मिलकर डिसाइड कर लिया नहीं हम सिर्फ राजस्थान में केस करेंगे। सेलेक्ट वन ऑफ टू कोर्ट अगर डिसाइड कर दिया जो इक्वली कॉम्पिटेंट है बच्चों, तो भी लॉ कहता है एब्सोल्युटली वैलिड रहने वाला है। सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट तो कितना आसान है बच्चों, एकदम इजी, एकदम इजी। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो अनसर्टेन हो, I want to sell my car in 10 or 20,000, I want to buy 1 liter ऑयल, कौन सा ऑयल भाई साहब, तो ऐसे एग्रीमेंट सारे के सारे वॉइड है। कितनी बार वो पॉइंट बार बार आता है बच्चों। और अब हमारे पास आगे हमारे आखिरी 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 बच्चों खत्म होने जा रहा है, बस चैप्टर खत्म। अरे धागड़ पॉइंट, वेजरिंग एग्रीमेंट बच्चों। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एक तरह से बैट लगाना, शर्त लगाना, शर्त लगाओ बैट लगाओ। और ये एग्रीमेंट कुछ नहीं होते, सिर्फ बैटिंग के एग्रीमेंट होते हैं बच्चों। मनी और मनीज वर्थ पर होते हैं। बारिश आएगी तो मैं तुमको पैसा दूंगा, नहीं आएगी तो तुम मुझे दोगे। आईपीएल में ये जीता तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुमको दूंगा बच्चों। बैट लगाना, आईपीएल वाला तो गलत हो जाएगा, ये तो इलीगल में आ गया, अभी स्पेकुलेशन में आ गया, बराबर बच्चों। तो ये एब्सोल्युटली है वॉइड, बराबर। मनी और मनीज वर्थ है। और अनसर्टेन इवेंट है बच्चों, अपने को नहीं पता, पार्टीज के हाथ के बाहर की चीज है कि ये होगा या नहीं होगा, डिपेंड ऑन अनसर्टेन इवेंट होता है बच्चों। और एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी इसमें हारेगी। शर्त है तो एक जीतेगा एक हारेगा, बराबर। और उस शर्त में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, खास बात समझो। कौन सी टीम जीतती है कौन सी हारती है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जीतेगी वो अपनी मान लो 100 करोड़ जीत रही है तो हमारे साथ आगे पैसा शेयर नहीं कर रही है। तो ऐसा इवेंट जो अनसर्टेन है, आपका उस पर कोई इंटरेस्ट है नहीं, फिर भी आप बेट लगा रहे हो, विनिंग और लूजिंग करोगे, इट इज अ मैटर ऑफ वेजरिंग। और बच्चों ये एग्रीमेंट होते हैं एब्सोल्युटली वॉइड। लेकिन इसके कुछ पार्ट है बच्चों, शॉर्ट में याद करो। अगर हॉर्स रेस की कोई बात हो रही है तो हॉर्स रेस में रूल ये है बच्चों, डायरेक्टली याद रखो, 500 और उससे ऊपर के अगर एग्रीमेंट्स आपने किए, 500 रुपए या उससे ज्यादा के एग्रीमेंट्स बनाए, तब तो रहेंगे एब्सोल्युटली वैलिड। नॉट हेल्ड एज अ वैगर का मतलब वैलिड। और लेस देन यानी कि 500 और मोर अगर बच्चों हैं तो एब्सोल्युटली वैलिड जाने वाला है, याद रखिएगा। और लेस देन 500 की प्राइस मनी का अगर कोई एग्रीमेंट आपने किया है बच्चों तो वो वॉइड जाएगा, ये अपने को ध्यान पर रखना है। लेस देन 500 छोटा सा पॉइंट है, देखने में अजीब लगता है, क्लास में मैंने बहुत डिटेल डिस्कस किया है। जिनको डिटेल समझना हो वो क्लास वाले वीडियो से समझेंगे, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ रिवीजन पर। बच्चों लॉटरीज में याद करो क्या लिखा है, लॉटरी या तो होगी अनऑथोराइज, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं किया है तो वॉइड भी होगा, साथ में इलीगल भी होगा बच्चों। इंडियन पैनल कोड के हिसाब से जेल में जाना पड़ेगा, बराबर। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करके रखी है बच्चों लॉटरी को, तो याद रखिए वॉइड तो वो तब भी रहेगी, यानी चाहे ऑथोराइज हो चाहे अनऑथोराइज हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड तो है ही है।
बस इलीगल नहीं होगी बच्चों, जेल नहीं जाना पड़ेगा, ध्यान में रखना है बच्चों। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट वाले, अरे शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन सर अगर फेयर परचेज और सेल हो रहा हो तो वैलिड है, और प्राइस के अप एंड डाउन पे पैसा लगा रहे हो तो वॉइड है। देख लो, फेयर ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हो शेयर मार्केट के तो वैलिड है, गैम्बलिंग कर रहे हो, पेमेंट डिफरेंस इन प्राइस पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, वॉइड हो जाएगा बच्चों। बच्चों क्रॉसवर्ड पजल्स, अब मुझे अभी एक डाउट पूछा था आप लोगों में से किसी ने, सर क्रॉसवर्ड पजल्स पे कोई मनी वर्थ थोड़ी होता है, वो तो घर पे रोज ही भरता है बैठ के, शाम के वक्त में ऐसे ही घर वाले बैठ के भर लेते हैं बच्चों, वो नहीं, जिस पर प्राइस डिक्लेयर होता है, अखबार वाला मैगजीन वाला कह देता है कि इसका कटिंग करो हमको भेजो, हम प्राइस देंगे। प्राइस कैसे देंगे, लॉटरी से निकालेंगे, है ना। तो अगर ऐसा कोई चांस या लक पर है, लॉटरी वॉटरी निकली तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो वॉइड एग्रीमेंट है, नहीं आया तो केस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर कोई भी आपकी स्किल के ऊपर है, कौन बनेगा करोड़पति जैसा कुछ भी हो गया, या क्रॉसवर्ड पजल से ऐसी कोई है बराबर, तो बच्चों वहां पे चीजें होने वाली है वैलिड, ठीक है। अब कोलिटरल ट्रांजैक्शन बच्चों सबको पता है, वॉइड का कोलिटरल नॉट अफेक्टेड होता है, और वेजरिंग एग्रीमेंट हमारे वॉइड होते हैं, तो इनके कोलिटरल भी कैसे होंगे बच्चों, मे भी वैलिड हो सकते हैं। बच्चों समझ रहे हो, को वेजरिंग वॉइड है तो इनके जो कोलिटरल होंगे वो वैलिड हो सकते हैं, नॉट अफेक्टेड, ये वैलिड भी मत लिखो बच्चों, या इसकी जगह लिखो नॉट अफेक्टेड रहेंगे, वो भी अपना पुराना पॉइंट है, ध्यान रखोगे। और बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र में वेजरिंग एग्रीमेंट जो है उनको बिल्कुल इलीगल डिक्लेयर किया है, तो उनके कोलिटरल भी होंगे इलीगल, बराबर। महाराष्ट्र और गुजरात में दो जगह पे वेजरिंग इलीगल है बच्चों, तो फिर वो सब जगह इलीगल है। और बच्चों आखिरी पॉइंट, आपके नोट्स में दो पॉइंट देखेंगे, मैंने एक ही में कर दिया, इम्पॉसिबल इवेंट पर अगर कोई है या इम्पॉसिबल एक्ट पर अगर कोई है तो दोनों ही रहेंगे वॉइड। सर डिफरेंस बता दो, बहुत सिंपल है बच्चों, मैंने कहा कि भाई साहब अगर ये डेड बॉडी पड़ी है, अगर ये जिंदा हो गई, अपने आप होनी चाहिए, जिंदा हो गई, आई विल पे 1 लाख रुपीज, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैंने आपको कहा कि अगर आपने जिंदा कर दिया, इफ यू डू दैट, अगर आपने वो कर दिया, आई विल पे 1 लाख, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल एक्ट, बराबर। मैंने आपको कहा कि अगर सन जो है वो ईस्ट की जगह वेस्ट से राइज हुआ तो मैं आपको पैसे दूंगा, इट्स कॉल्ड इवेंट। आपने अगर सन को उठा करके इधर से उधर रख दिया, आई विल पे रुपीज इतना, इट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल एक्ट। तो बच्चों स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड में कितने पॉइंट्स पढ़ोगे, रेस्ट्रेन टू मैरिज नंबर 1, रेस्ट्रेन टू ट्रेड, तीन तो रेस्ट्रेन के ही हैं, रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग्स, बराबर। फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी, फिर हमारा वेजरिंग हो गया बच्चों, और 6 और 7 के ऊपर इम्पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल एक्ट। चलिए जी, तो धड़ाधड़ वाला रिवीजन, फटाफट वाला रिवीजन यहाँ आकर के हमने खत्म कर दिया बच्चों। आप लोगों को ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बच्चों, तो आज का काम हमारा खत्म होता है, जल्दी आपसे फिर आगे के चैप्टर्स को लेकर के मुलाकात होगी, तब तक खूब सारा पढ़ते रहिए, अपना ख्याल इस वक्त जरूर रखिए, आपको अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा, तो माइंड को भी फ्रेश रखिए, अपने आप को फ्रेश रखिए, खूब पढ़िए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।